बात सही है, लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि 2 साल लगभग वो इस पद पर रही, अब क्या बीजेपी इस कह सकते हैं कि प्रोसेस के तहत जाना चाहेगी, भाई उनको पूरा फुल टाइम का एक 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो दिया जाए, क्या उसको लेकर कोई यहाँ पर प्लान बीजेपी के बन सकता है? तो तमाम तरह की कयासबाजियाँ हैं, तमाम तरह के नाम निकल कर सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक लंबी फहरिस्त दिखाई पड़ती है, जहाँ पर चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें या और तमाम चेहरों की बात करें। देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान जो है वो जरूर चाहेगा कि अशोक तंवर जैसे चेहरे निकल कर सामने आए, क्योंकि जाति के जो समीकरण है वो भी बैठाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस तरह मजबूती कांग्रेस पार्टी में नजर आते, आप देखेंगे 1 साल तक पूरा मामला डिले रहा कि भाई कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पर सेहरा बना, उन्हीं को विपक्ष नेता बनाया गया। हरियाणा की राजनीति में फिर से सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। कारण उसका यह है कि आगामी 2026 अप्रैल में हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, जिसको लेकर सियासी गहमागहमी अभी से शुरू हो चुकी है। कयास और अटकलों का बाजार तेज है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से आमने सामने इस राज्यसभा के चुनाव में टक्कर देखने को मिलने वाली है। बता दें आपको कि 2 राज्यसभा के सांसद जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में मौजूद हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। बता दें कि 2026 अप्रैल में किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि जाट वोट बैंक को राज्यसभा के जरिए ही क्यों न साध लिया जाए, क्योंकि ये दोनों सीटें खाली होने के बाद सिर्फ सुभाष बराला वो चेहरा रहेंगे जो जाट वोट बैंक का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या किरण चौधरी की फिर से फुल टर्म में यहां राज्यसभा में वापसी होने वाली है, या भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य चेहरे पर दांव लगाएगी? हालांकि चर्चाएं कैप्टन अभिमन्यु की भी चल रही है, जो पिछले 2 चुनाव नारनौंद विधानसभा सीट से हार चुके हैं। हरियाणा सरकार में 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान बड़ा जिम्मा कैप्टन अभिमन्यु के पास था। बीजेपी के बड़े जाट चेहरे के रूप में हरियाणा में वो देखे जाते हैं, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन से ही कहीं ना कहीं अपना दरवाजा अब राज्यसभा के लिए खोलना चाहेंगे। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किरण चौधरी का दावा इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर किरण चौधरी ने कई ऐसे बयान दिए थे जिससे कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा की सत्ता में वापसी करना दुभर हो गया था। भिवानी दादरी जिले में विशेष तौर पर किरण चौधरी का सियासी प्रभाव देखने को मिलता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी 2024 में अच्छा प्रदर्शन करके फिर से सरकार में लौटती हुई नजर आई है। ऐसे में किरण चौधरी को लेकर के बीजेपी की क्या सियासी रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। और जाट चेहरा कैप्टन अभिमन्यु क्या इस बार राज्यसभा का रास्ता तय करेंगे, इस पर भी सियासी चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस पूरे खास चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे, उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार हरियाणा का सियासी रण किस तरफ सजने वाला है और आखिरकार किस योद्धा को इस राज्यसभा चुनाव में जीत मिलने वाली है। अमन जी, क्या सोचते हैं यहाँ पर ये 2 सीटें जो खाली हो रही हैं, जाहिर तौर पर संख्या बल के तौर पर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक सीट पर जीत दर्ज कर सकती हैं। राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए हरियाणा में 30 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भाजपा के पास खुद के 48 विधायक प्लस 3 निर्दलीयों का समर्थन, यानी कि संख्या बल 51 है, और कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक हैं। कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो जरूर वो चाहेंगे कि कम से कम एक राज्यसभा सीट तो उनके पास में आए, क्योंकि जो 5 अभी राज्यसभा सीटें हैं वो लगभग 4 भाजपा और 1 है भी, तो वो भी भाजपा समर्थित, यानी कार्तिकेय शर्मा जिस तरह से राज्यसभा गए हैं तो भाजपा का समर्थन कहने को उनको मिला। अब यहाँ से जो 2 सीटों का लगभग जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें अब बीजेपी की 1 सीट पक्की मानी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की भी 1 सीट पक्की मानी जा रही है। अब यहाँ क्या कोई गुणा भाग हो सकता है, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहेगी कि भाई कम से कम 2 अगर राज्यसभा सीटें हैं तो दोनों पे अगर हमारा अधिकार हो, आधिपत्य हो, तो उसके लिए एक गणित समीकरण बैठाना होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी के 37 अगर विधायक हैं, 8 का समर्थन बीजेपी को अगर मिल जाता है तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि उनका जो दूसरा राज्यसभा का उम्मीदवार है वो भी जीता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो सीधे तौर पर
देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी एक एक पे तो कम से कम लगभग मानिए कि जीत दर्ज करके अपनी चाहेगी। अब यहाँ से वो चेहरे कौन से होंगे, क्योंकि जो जिक्र आपने किया कि दो रामचंद्र जांगड़ा की बात करें और उसके अलावा किरण चौधरी की बात करें, दोनों ही राज्यसभा से बीजेपी के सांसद थे। तो यहाँ अगर दोनों की जो कार्यकाल है खत्म हो रहा है तो इसमें क्या कोई नाम वापस आ सकता है इसमें किरण चौधरी का? यहाँ पर शॉर्ट टर्म कार्यकाल था किरण चौधरी का, तो उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अभी शॉर्ट टर्म कार्यकाल था, ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि 2 साल लगभग वो अभी इस पद पर रही, अब क्या बीजेपी इस कह सकते हैं कि प्रोसेस के तहत जाना चाहेगी, भाई उनको पूरा फुल टाइम का एक 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो दिया जाए, क्या उसको लेकर कोई यहाँ पर प्लान बीजेपी के बन सकता है? तो तमाम तरह की कयासबाजियां हैं, तमाम तरह के नाम निकल कर सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक लंबी फहरिस्त दिखाई पड़ती है, जहां पर चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें या और तमाम चेहरों की बात करें, कैप्टन का जिक्र आपने किया उनकी बात करें, ऐसे कई चेहरे हैं जो अपना दावा पेश करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वैसे में बड़ा सवाल ये होगा कि क्या किरण चौधरी के साथ ही बीजेपी इस सीट के ऊपर जाना चाहेगी या यहां से कोई नाम नया निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि अभी अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो बीजेपी एक ही सीट पर अपना दावा पेश कर सकती है जो लगभग उनके हिस्से में आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी सीट की बात करें तो वो जोड़ तोड़ की जो हम बात कर रहे थे उसके तहत हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर एक नाम की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है किरण चौधरी को बीजेपी जरूर एक बार फिर मौका देना चाहिए, क्योंकि 2 साल का सिर्फ उनका कार्यकाल था। फुल टाइम अगर कार्यकाल के बारे में सोचा जाए तो किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा फिर से भेजेगी। बीजेपी किरण चौधरी को हो सकता है यहाँ पर फिर से राज्यसभा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जाए। कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो अशोक तंवर बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अजय माकन को भी पिछले राज्यसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि खबरें सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हो गई थी। ऐसे में अशोक तंवर जिन्होंने सीधे महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो जाने का फैसला किया और सीधा कहीं ना कहीं गांधी परिवार के साथ उनका इंटरेक्शन है, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर ओवरटेक करके गांधी परिवार दलित चेहरा होने के नाते अशोक तंवर के फेवर में जाना चाहेगा कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, क्योंकि दलित वोट बैंक को भी साधना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान जो है वो जरूर चाहेगा कि अशोक तंवर जैसे चेहरे निकल कर सामने, क्योंकि जाति की जो समीकरण है वो भी बैठाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस तरह मजबूती कांग्रेस पार्टी में नजर आती है, आप देखेंगे 1 साल तक पूरा मामला डिले रहा कि भाई कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पर सेहरा बना, उन्हीं को विपक्ष नेता बनाया गया। ऐसे में उनकी जो तारीफ नायब सिंह सैनी ने कर दी है उसको लेकर भी तमाम तरह के अब सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या आगे की रणनीति को देखते हुए एक तरीके सोची समझी ये रणनीति के तहत बीजेपी जा रही है कि उनकी तारीफ करने का मतलब ये है कि क्या यहाँ से उनके पाले से भी कुछ लोग लेकर आए जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो नामों पर जिक्र कर रहे हैं क्या वो अशोक तंवर हो सकते हैं, अजय माकन हो सकते हैं, यानी कि 2 ही चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास बड़े नजर आते हैं। इक्का दुक्का नामों पर और विचार विमर्श चल सकता है, लेकिन मिला जुला कर ये 2 चेहरे जो हैं ये बड़े चेहरे, उनमें से एक नाम अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अजय माकन वो नाम हो सकते हैं। बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए राज्यसभा में नजर भी आते रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर कांग्रेस पार्टी मोड़ लगाती हुई दिखाई पड़े। सर आखिरी सवाल रहेगा, ओबीसी चेहरे के रूप में रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा में थे भाजपा के खेमे से, अब क्या ओबीसी वोट बैंक को लेकर राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं? क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है कि सुधा यादव को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ऐसे में ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के पास है, तो यहाँ अहिरवाल को मजबूत करने के लिए भाजपा ओबीसी को किस तरीके से कन्विंस करेगी? देखिए बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि चाहे राव नरवीर हो चाहे राव इंद्रजीत हो, समय समय पर सवाल उठाते रहे, कहते रहे कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है लगातार बीजेपी को मजबूत करती रही है, तो ऐसे में उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इस तरह की तमाम सारी बातें लगातार अब कह सकते हैं कि जो खेमा है कह सकते राव इंद्रजीत का उनकी तरफ से उठ रही है, राव नरवीर की तरफ से उठ रही हैं। अब क्या वाकई में बीजेपी इसको लेकर बहुत सीरियस है? क्या बाकी बीजेपी ओबीसी चेहरे को ही आगे बढ़ाना चाहती है, चाहे सुधा यादव हो या कोई और चेहरा हो? तो ये अब बीजेपी के आला कमान पे डिपेंड करता है, क्योंकि आवाजें तो उठती रही हैं कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है वो लगातार बीजेपी को न सिर्फ मजबूत करती रही है, बल्कि अगर बीजेपी 3 बार से सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं योगदान है वो इसी बेल्ट का नजर आता है। बिल्कुल, हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट का बड़ा योगदान नजर आता है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार ओबीसी चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए किसे नामित करती हुई नजर आती है, क्योंकि
जिस तरीके से वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो अहिरवा क्षेत्र काफी अहम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र से 28 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी। उसका बड़ा कारण यह था कि एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मौजूद हैं, जो कि गुरुग्राम से लोकसभा सांसद हैं, और करीब 12 से 13 ऐसे विधायक थे जो कि सीधे राव इंद्रजीत सिंह के वोट बैंक से संबंध रखते हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ओबीसी सीएम के बाद अब राज्यसभा में ओबीसी की सीट किसके खाते में हरियाणा में जाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।